कानून को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है, जो अब लोगों के मन में आ रहा है कि आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिलों को छोड़ा है। आज हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं, उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं, 20 विधानसभाएं हैं। क्या इस प्रदेश में जो करतार सिंह भड़ाना मॉडल आया था कि आपने हरियाणा से लाकर जो एक आदमी को मंगलौर में चुनाव लड़ा दिया, वो उमेश कुमार मॉडल, जिनका पता ही नहीं कौन से प्रदेश में कहाँ से आए, वो विधायक बन गए यहाँ पर, वो लगातार वहाँ लोगों को बसा रहे हैं। वहाँ की 20 विधानसभाओं को जब अब आने वाले समय में बढ़ने जा रही हैं, ये निर्णायक हो जाएंगे इस प्रदेश में कि अगला मुख्यमंत्री इस प्रदेश में कौन तय करेगा। मैदानी क्षेत्रों की बात की, लेकिन गजेंद्र जी पहाड़ तो बच गया ना। 25 साल हो गए, ऐसा कोई साल नहीं है जिस दिन पहाड़ खाली नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है कि सरकार और सरकार का चरित्र होता है कि वो तानाशाह होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार का तानाशाह होना उतना घातक नहीं है जितना विपक्ष का सत्ता पक्ष से मिल जाना है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी के बाद एक बड़ा फैसला लिया है और कल कैबिनेट ने भू कानून के जो पुराना भू कानून था उसमें संशोधन का एक प्रस्ताव था, उसको मंजूरी दे दी गई है। और इसके बाद पूरे उत्तराखंड में चर्चा ये चल रही है कि क्या जिस तरह से भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति जो कि सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, लोग मांग कर रहे थे, क्या उसके अनुरूप ये भू कानून अब आ गया है? क्या हिमाचल की तर्ज पर न सही लेकिन काफ़ी हद तक प्रावधान कर दिए गए हैं? क्या यही उत्तराखंड के लोगों को चाहिए था? तमाम तरह के सवाल हैं। कैबिनेट में मंजूरी प्रस्ताव को मिली है, क्या सदन के इसी सत्र में क्या उसे टेबल कर दिया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा, या ये पीछे जाने वाला है क्योंकि आने वाले समय में शीतकालीन सत्र होगा उसमें रखा जाएगा? क्या स्थितियां बनने वाली हैं? और सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसके भीतर है क्या, प्रस्ताव के भीतर, क्योंकि जितनी चीज़ें अभी तक निकलकर सामने आई हैं, अखबारों में आई हैं, सरकार के कुछ लोगों से जो बाहर सूचनाएं आ रही हैं, उसके मुताबिक लग रहा है क्या जो बातें कही जा रही हैं, लिखी पढ़ी जा रही हैं, क्या वही प्रस्ताव में है या उसमें कोई और भी चीज़ें अंदर हैं जो अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत हैं, जो मैं कह सकता हूं कि भू कानून के समर्थक हैं, लगातार बात करते रहे हैं। गजेंद्र जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, धामी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, भू कानून आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रदेश को बेसिकली राजनीति से चलना है, और ये भू कानून को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है, जो अब लोगों के मन में आ रहा है कि आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिलों को छोड़ा है। इन जिलों को छोड़ने के पीछे सरकार का जो कहना है, वो कहती है कि हमने इन्वेस्टर सबमिट किया था, बहुत सारे उद्योगपतियों के साथ एमओयूज हुए हैं, तो हमें उनको भी फैसिलिटेट करना है, यहाँ बिजनेस लगाना है। लेकिन जो और बड़ी जो चिंता हमारी है वो इस बात को लेकर है कि चूँकि आप पलायन को नहीं रोक पा रहे हैं। आज हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं, उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं, 20 विधानसभाएं हैं। अगले परिसीमन में ये जो है 5-7 सीटें यहाँ बढ़ने जा रही हैं, हो सकता है 10 भी बढ़ जाएँ, जिस तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है। वो बड़े गंभीर सवाल हैं कि क्या इस प्रदेश में जो करतार सिंह भड़ाना मॉडल आया था कि आपने हरियाणा से लाकर जो एक आदमी को मंगलौर में चुनाव लड़ा दिया, अब वो दोबारा वो प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ अपने वोटरों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो उमेश कुमार मॉडल, जिनका पता ही नहीं कौन से प्रदेश में कहाँ से आए, वो विधायक बन गए यहाँ पर, वो लगातार वहाँ लोगों को बसा रहे हैं। ज़मीनों के कारोबार से लेके, लोगों के किराए पे बनाने से लेके, उनके घर बनाने से लेके, तमाम तरह से जो है अपना एक वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है। तो आशंका इस बात की कि जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर आपके भू कानून की परिधि में नहीं आते हैं, वहाँ की 20 विधानसभाओं को जब अब आने वाले समय में बढ़ने जा रही हैं, ये निर्णायक हो जाएंगे इस प्रदेश में कि अगला मुख्यमंत्री इस प्रदेश में कौन तय करेगा। ये सीटें तय करेंगी। उस दिन आप ये नहीं कह सकते कि वो आदमी, वो धामी है, वो भट्ट है, वो रावत है, वो पंवार है, भंडारी है, उनियाल है, ये सब नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति पूरे देश में चल रही है, ये अगला परिसीमन और इस बीच जो आशंका है कि आपने 2 जिले छोड़ दिए, ये आपका अच्छा फैसला माना जाएगा कि आपने 11 जिलों में ये कह दिया कि भाई बाहर का आदमी ज़मीन नहीं खरीदेगा। लेकिन वो आशंका इस बात को है कि चूँकि अब हमारा जो ये प्रदेश है, इसमें बड़ी संख्या में, पहले तो आपके पास एक सिंगल नगर निगम था, आज वो 11 नगर निगम हो गए, 50 नगर पालिकाएँ हो गई है, इतने के करीब नगर पंचायतें हो गई हैं। तो जो निकाय क्षेत्र है वहाँ तो पैरामीटर बहुत अलग है, वहाँ कोई भी आदमी खरीद पाएगा, वो क्या आप उसमें क्या प्रावधान करने जाएंगे। सबसे बड़ी आशंका इसी को लेके कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 जिले जो आज आपने अपने इन्वेस्टर समिट के कारण जो भी आप बात कर रहे हैं,
उसके कारण छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उत्तराखंड की राजनीति को प्रभावित करने के लिए वो भड़ाना और उमेश कुमार मॉडल जो है उत्तराखंड पर भारी पड़ जाए। मैदानी क्षेत्रों की बात की, लेकिन गजेंद्र जी पहाड़ तो बच गया ना। धामी जी का जो निर्णय है उस हिसाब से जो प्रावधान बताए जा रहे हैं, पहाड़ की ज़मीन तो बचा ली गई, वहाँ तो बागवानी और कृषि के लिए अब आप खरीद नहीं सकते। निकाय की भी जहाँ तक बात है, जो लिखा जा रहा है, जो अभी तक सामने आ रहा है, उसके मुताबिक ये है कि निकाय के भीतर भी अगर 250 वर्ग मीटर आप खरीदते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। और जिस चीज़ के लिए आप ज़मीन ले रहे हैं, अगर आपको कृषि भी करनी है 250 वर्ग मीटर में, तो आप वही करेंगे, घर नहीं बनाएंगे, रिजॉर्ट नहीं बनाएंगे। तो इतना सख्त प्रावधान तो हो ही गया है। अगर यही सब कुछ प्रस्ताव में है, ये काफ़ी नहीं है? अब भट्ट जी, इस प्रदेश में बहुत सारी जगह पे प्राधिकरण बनाए गए हैं। आज केदारनाथ में और बद्रीनाथ के जो समीपस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में उत्तराखंड के वो लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। अब आपने कहा कि वो कृषि के लिए और बागवानी के लिए नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर वो आदमी होटल बनाने के लिए वहाँ खरीद रहा है तो आप उसको खुली छूट दे रहे हैं। वहाँ गुजरात का आदमी भी ले लेगा, वो केदारनाथ वाली वैली में भी ले लेगा। तो आखिरकार उन लोगों के लिए वहाँ पर जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो अपनी ज़मीन का बचाव कैसे करेगा? और आप जानते हैं कि मतलब पलायन सरकार से रुक नहीं रहा है। 25 साल हो गए, ऐसा कोई साल नहीं है जिस दिन पहाड़ खाली नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है। आप जब तक स्पेसिफिक ये चीज़ें लेकर नहीं आएंगे, आपने पिछले दिनों सुना होगा नहीं, इन्होंने जो चीफ टाउन प्लानर था उसको सस्पेंड कर दिया, वो इसी ग्राउंड पर तो हटाया गया था। डोए वाला नहीं, वो मसला उसके पास वहाँ का भी था, स्टेट का भी, कि भाई अगर बद्रीनाथ में उत्तराखंड के उन मूल निवासियों के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं और बाहर का आदमी वहाँ खरीद के अगर होटल भी बना रहा है, वो वहाँ पर जो है कॉटेज बना रहा है, वहाँ पर जो है कोई भी चीज़ें कर रहा है, अगर आप उसको खुली छूट देंगे, वो तो कमर्शियल ज़मीन खरीदने के लिए वो सक्षम है व्यक्ति। आप जब तक पिन पॉइंट पर इन चीज़ों को स्पष्ट नहीं करेंगे, और इसीलिए मेरा मानना है कि जब तक ये अच्छा है कि 11 जिलों के लिए कम से कम एक कैप लगी है, एक माहौल बनेगा। बाहर का आदमी जल्दी से जो हाथ डालेगा नहीं। जो यहाँ पर जो लैंड बैंक बनाने की बात उनके द्वारा की जा रही थी, उसमें अंकुश लगेगा। लेकिन असल सवाल यही रहेंगे इस प्रदेश में कि उन नगरीय क्षेत्रों में ऐसा तो नहीं कि जो नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें जो बड़ी संख्या में बढ़ गई हैं, अब दायरा बढ़ गया, वो दायरा बढ़ गया और आ गया उसमें गांव के गांव हैं। और हमने तो श्रीनगर में देखा है, नगर निगम है, सिर्फ 250 वोटर एक वार्ड में, 240 बल्कि 240 वोटर का आपने एक वार्ड बना दिया। तो ऐसा ना हो कि मतलब जो सरकार की जो मंशा है और जो आशंकाएं हम लोगों की है, इस प्रदेश के लोगों की है, इस प्रदेश की चिंता करने वाले लोगों की है, जिनको लगता है कि ये प्रदेश, इस प्रदेश के साधन संसाधनों पर पहला हक इस प्रदेश के निवासी का है। तो ऐसा ना हो कि आप 2 जिलों में इस प्रकार की व्यवस्था ले आए और अगर नगरीय क्षेत्रों में भी उसी प्रकार का कुछ हुआ तो मुझे लगेगा कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि ये जो लोग अभी तक सिर्फ वेट कर रहे हैं इस बात की कि भाई ये जो विधेयक आया है ये इस बार टेबल होगा या अगले वाले सत्र में होगा, कभी भी होगा, इन सब आशंकाओं का जब तक निदान नहीं होगा तब तक मुझे लगा कि ये जो तैयारी अधूरी रहेंगी। मेरा एक सवाल और है गजेंद्र जी। एक मूवमेंट उठा उत्तराखंड में और आम आदमी, उत्तरकाशी, चमोली के दूरस्थ गांव से लेकर धारचूला तक लोग, जब भी भू कानून की बात आ रही थी तो लोग बेहद संवेदनशील हो जा रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था, आप बेहतर बताएंगे, कि क्या 2027 में भू कानून का मसला एक जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था और धामी सरकार ने उसे समय पर भांप लिया। और चूंकि ये कहा जाता है, बीजेपी के अंदर चर्चा है कि अब गुजरात मोड में बीजेपी उत्तराखंड में चलेगी और धामी 10-15 सालों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो यूसीसी भी ले आए, अब वो भू कानून ले आए। तो वो जो मूवमेंट खड़ा हो रहा था और जो संघर्ष समिति के कुछ चेहरे थे जो आने वाले समय में बिल्कुल विधानसभा का कंटेस्ट भी करने वाले थे, क्या उनकी राजनीति को यहीं पर ख़त्म किया है? ये जो जन आंदोलन बन रहा था उसे रोक दिया है, उसके लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है? सरकार ने अपनी तरफ से भले ये कोशिश करी हो कि सारे मामलों को यहाँ डाइल्यूट कर दिया जाए और ये बताया जाए कि धामी जी ने जो है या इनके जो कल जो कैबिनेट ने फैसला लिया उससे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। मैंने जो पहला सवाल आपके सामने लाया कि हरिद्वार उधम सिंह नगर जो सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है यहाँ की राजनीति का, जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें आने वाली हैं, जहाँ से डिसाइड होगा कि किसका प्रतिनिधित्व कितना होगा, अगर आपने वहाँ खुली छूट दे दी है और अगर वही होगा तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अभी तक अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ आवाज़ों को शांत करने के लिए ऐसा कर दिया, हो सकता है कि प्रारंभिक तौर पर ये माहौल बनाने की भी कोशिश हो कि ऐसा हो जाएगा। भाई धामी जी 15 साल रहे, 20 साल रहे, उससे हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। धामी जी भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, वो जितने समय रहना चाहें, जितने समय उनकी पार्टी रखना चाहिए वो रह सकते हैं। असल सवाल है कि उनके द्वारा जो लिए गए फैसले हैं वो इस प्रदेश को सूट करेंगे या नहीं करेंगे।
वो आपको ध्यान होगा कि एक बार जब केदारनाथ की जो है मंदिर में मोदी जी की फिल्म चलाने की बात आई थी, उस समय तो डबल इंजन सरकार थी, लोगों ने जो है प्रतिरोध किया। तो ऐसा नहीं कि आज आपने कोई फैसला ले लिया और तो जो जन आंदोलन है वो खत्म हो जाएंगे। ये तो जन आंदोलन की धरती है। हमने उत्तराखंड आंदोलन से पहले मंडल कमीशन का भी आंदोलन देखा, तमाम तरह के जो है आंदोलन यहाँ हुए। अब जरूर ये कुछ समय से ये देखने को मिला कि सरकारों ने उनके रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। सरकारों ने इस प्रकार के लोगों को जो है अपने दल में शामिल करने का काम किया है। सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित करने का, कहीं उन पर मुकदमे लगाने का, कहीं उनको इस प्रकार से थ्रेट देने का काम पड़ता है। लेकिन मैं इसको गलत भी नहीं मानता। ये सरकार है और सरकार का चरित्र होता है कि वो तानाशाह होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार का तानाशाह होना उतना घातक नहीं है जितना विपक्ष का सत्ता पक्ष से मिल जाना है। आज की तारीख में जो सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के लेकर उत्तराखंड का जो आम जनमानस है वो ये अपेक्षा करता है कि जो मुख्य विपक्षी दल है, क्या वो इस प्रकार की भूमिका निभा रहा है? क्या वो आज उस भूमिका निभाने में सड़क से लेकर और सदन तक वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? या उसी प्रकार जैसे हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, उनके भीतर फूट पड़ी हुई है। उनका एक एमएलए कुछ बोल रहा है, उनके नेता वो विपक्ष कुछ बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार जो भी करे, एक तो जन आंदोलनों को कभी दबाया नहीं जाएगा, और जो लोग इस प्रदेश की चिंता करने वाले लोग हैं उनको इतनी जल्दी मैं नहीं मानता कि ऐसा जो है उनका कहीं वाइंड अप हो जाएगा। मुद्दे हमेशा जीवित रहते हैं। मुद्दों को जीवित रखना, उन पर मुखर होकर बोलना, उनके लिए सड़क पर उतरना, उनके लिए जेल जाना, मुकदमे झेलना, ये सब चीज़ें ही जो है तय करता है कि आने वाला वक्त किसका होगा। इसलिए जो 2027 की जो आपने बात कही थी कि भाई उसके लिए एक बड़ा जो है तैयारी है, सरकार अपनी तरफ से तैयारी करेगी निश्चित रूप से। लेकिन मेरा मानना है कि जो आम जनता है वो भी इस चीज़ को वॉच कर रही होगी कि लगातार 2 टर्म की सरकार यहाँ आ गई, 3 बार लगातार लोकसभा में आपको जिता कर भेज दिया। उत्तराखंड के लोगों को और उत्तराखंड के हितों का कितना संरक्षण हुआ है? आज भी तो वो नियम नहीं हटा ना कि पहाड़ में जगह जगह बुलडोजर चल रहा है और यहाँ मैदान में जो 20-25 लाख लोग जो हैं अवैध रूप से बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो आपने अध्यादेश की कैप लगा दी है। ये वो तमाम सवाल हैं कि आने वाले वक्त में जो भी लोग इन मुद्दों पर खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो या विधानसभा का, लोकसभा, सारे रास्ते तो जनता तय करेगी। फिर कैबिनेट की मोहर के बाद आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा अभी कायम है भू कानून का। मेरा कहना है कि जिस 20 विधानसभा में आज हम खड़े हैं, हरिद्वार की 11 विधानसभाएं, उधम सिंह नगर की 9 विधानसभाएं, अगले समय में वो 30 होने जा रही है। आप कैसे उसको डिनाई कर लेंगे? वो कि सरकार का कोई खेल नहीं है। यही तो आशंका है लोगों की। अब उनको बताना पड़ेगा ना कि आज अगर वहाँ वोटर्स इतने नए परिसीमन के बाद क्या होने जा रहा है। इसका मतलब आप इतने हल्के में नहीं छोड़ सकते हैं। वो जो हजारों हजार लोग, वो गंगोत्री से लेकर धारचूला और खटीमा से लेकर देहरादून तक जो हर आदमी उस भू कानून से, उस मूल निवास से अपने को कनेक्ट करता है, वो कैसे चुप बैठ जाएगा? और उसको नहीं लग रहा कि आपने ये बताया कि आप जो वहाँ उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर वहाँ बढ़ेंगे, जो सीटें तय होंगी, जो इस प्रदेश की राजनीति को तय करेगा, अगर उसमें कुछ घालमेल होगा तो मुझे लगता है कि वो आंदोलन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, मुद्दा रहेगा भू कानून का, उनका ये कहना है। और ये जो प्रस्ताव पर मुहर लगा है, जो भू कानून के संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और वो एक संशोधन विधेयक भी अब आना है, क्योंकि भू कानून के जो प्रावधान आपने नए किए हैं, आपको सदन में लाकर उसको कानूनी अमली जामा पहनाना है। इस सदन में लाएंगे या अगले सत्र में लाएंगे, एक अलग विषय है, लेकिन अधूरा है। उनका ये कहना है कि आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ दिया, जो कृषि लैंड है उत्तराखंड की सही मायने में, वहाँ पर ज़मीनों का क्या होगा? अगर सरकार ये कहती है कि इन्वेस्टर समिट हुआ था, बड़े उद्योगपति आने हैं, उनसे करार हुए हैं, एमओयू हुए हैं, उनके अलग अलग तरह की यहाँ कंपनियाँ लगनी हैं, उनको हम ज़मीन देंगे, तो फिर 11 जिलों में आपने कर दिया, 2 छोड़ दिए, तो मामला तो अधूरा रह गया। और फिर निकाय क्षेत्र को लेकर भी क्या घालमेल अभी तक नहीं हुआ। फिर सवाल ये भी है कि जो लोग अभी तक खरीद चुके हैं उनका क्या होने वाला है, उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं। तमाम तरह के अभी बहुत सारी चीज़ें, अड़चनें भू कानून में दिखाई दे रही हैं। एक बार मसौदा सामने आ जाएगा, उसे पढ़ लिया जाएगा, तो तब जाकर लोगों को संतुष्टि हो सकती है। और यहीं से ये जो जन आंदोलन की बात हो रही है भू कानून को लेकर, वो एक नए रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।